नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित संचालक मंडल ने दिया सामूहिक इस्तीफा। लामता रोड हर्रा नाला के पास अनियंत्रित बस ने मोटरसाइकिल को लिया चपेट में, 3 लोगों की मौत। नाली निर्माण कार्य को लेकर विवाद, नगरपालिका ने बंद करवाया नाली निर्माण कार्य। हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक कराया जा रहा था निर्माण। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही प्रेरणा योजना, हितग्राहियों को 19,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, समस्या का किया गया त्वरित निराकरण। अब समाचार विस्तार से। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा सहित समस्त संचालक मंडल ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा आज शाम को जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धर्माल को सौंपा। जिला सहकारी बैंक के जिन संचालकों ने इस्तीफा दिया है उनमें उपाध्यक्ष महेंद्र पटले, संचालक चित्रसेन पारदी, पुष्पेंद्र देशमुख, लाल सिंह बिशेन एवं पवन राणा शामिल है। आपको बताएं कि इसके पूर्व 2 संचालकों ने अपना इस्तीफा दिया था। पदाधिकारियों के इस्तीफा देने से अब जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल की कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग हो गई है। अब संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। संचालक मंडल के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के पीछे कारण सरकार पर अपने घोषित वचन पत्र से मुकरना व किसान हित में निर्णय लेना बताया जा रहा है। वहीं इस कदम को लेकर यहां भी जनचर्चा का विषय बन चुका है कि संचालकों के विरुद्ध रिकवरी के मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि बैंक महाप्रबंधक श्री धर्माल ने इसे शॉर्ट टर्म प्रक्रिया बताया गया है। इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा का कहना है कि किसानों के हित में सामूहिक इस्तीफा का निर्णय लिया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरैयत बालाघाट का संचालक मंडल, जिसका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था सितंबर 2014 से, उससे खत्म होना था सितंबर 2019 में। सरकार में परिवर्तन हुआ। प्रदेश सरकार ने जिस बिंदु पे चुनाव को जीता था कि किसानों के सभी कर्जे माफ, उनके वचन पत्र में था, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसानों के सभी कर्जे माफ करने की घोषणा करने वाली सरकार आज किसानों को परेशानी में डाल के रख रही है। केवल उन किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है जो पूर्व से डिफॉल्टर थे, जो हमारा नियमित किसान है, जो हमारा अच्छा किसान है, जो हमारा उन्नत किसान है, जिसको भी कर्जा माफ के लाभ मिलना था, उनका कर्जा चूंकि माफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे संचालक मंडल ने इस बार अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। एक कारण इसमें और भी था हमारा, क्योंकि जिस तरह सरकार ने पदारूढ़ होने के बाद किसानों की धान खरीदी में उन्हें परेशान किया है। पहले धान खरीदी केंद्र खोलने में, बाद में परिवहन का टेंडर करने में, बाद में उनके धान को परिवहन करने में। आज आप देख रहे हैं कि सभी धान केंद्र हमारे धानों से ठसाठस भरे हुए हैं। 20,000 बोरे उनके पड़े हैं और इस बार की वृष्टि में, अतिवृष्टि में वो सब धान खराब हो गई है, जिसका मुआवजा उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कह नहीं जा सकता। वहीं सरकार उनके परिवहन हो जाने के बाद भी दिसंबर के उनके जो खाते हैं उसमें आज तक उनके भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है। हम जब सरकारों से इस बारे में चर्चा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उपेक्षित माना जा रहा है, क्योंकि ये संचालक मंडल भाजपा समर्थित विचारधाराओं से समर्थित था, इसलिए उनकी बातों पर कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही थी। ऐसे में हमें ऐसा लगा कि हम पद पर बैठकर अपने किसान भाइयों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो हमने अपना इस्तीफा देना स्वीकार किया। अब हम सभी किसान, हम सभी संचालक अपने अपने किसान भाइयों के साथ उनके हकों की लड़ाई में उनके साथ होंगे, उनके आगे होंगे, उनके हक को दिलाने में, उनके भुगतान को दिलाने में, उनकी खरीदियों को पूरा कराने में उनका साथ देंगे। क्या यही वजह है या दूसरी भी वजह हो सकती है? और भी देखिए, सहकार और सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। सरकार के परिवर्तन से सभी जो सहकारी बैंक हमारे प्रदेश के 17-18 थे, जिसमें भाजपा समर्थित हमारा संचालक मंडल बैठा है, कहीं ना कहीं उनके कामों में राहत उन्हें नहीं मिल पा रही है या उनको तवज्जो नहीं मिल पा रही। तो आज इस उपेक्षा से और अपने किसान भाइयों को भला नहीं कर पाने के कारण इससे बेहतर दूसरा रास्ता कोई नहीं हो सकता। ये भी जानकारी लगी कि समिति के कुछ सदस्यों को नोटिस भी दिया गया बैंक के द्वारा रिकवरी के संबंध में। ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा बैंक के संचालक को किसी को नोटिस नहीं दिया गया है और इस कारण से कोई संचालक इस्तीफा भी नहीं दे रहा है। केवल जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिन किसानों के मतों के आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे, उनका भला नहीं कर पाने के कारण हमें ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर बैठना हमारे लिए बेईमानी होगा। नहीं, इससे पहले भी 2 लोगों ने इस्तीफा दिए थे, क्या उससे कोई इत्तेफाक है? देखिए, उनके बारे में तो मैं इसलिए नहीं कह पाऊँ कि दोनों उपस्थित नहीं है।
उन्हें अपनी बात बताई जो कहीं माने नहीं रखती, क्योंकि संचालक मंडल जिस समिति से प्रतिनिधि बन के यहाँ तक आता है वह संचालक यहाँ के कार्यकाल को पूरा करता है, समिति के कार्यकाल से उसका कोई संबंध नहीं हो। उन्होंने जिस बात को कहा है कि समिति कार्यकाल खत्म हो जाने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, वो बेईमानी बात है। वहीं इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक श्री धनमाल क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, त्यागपत्र में तो उनके द्वारा जो उल्लेखित किया गया है वो स्वेच्छा के आधार पर त्यागपत्र देना बताया गया है और आज 6 संचालकों ने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 6 संचालकों ने त्यागपत्र दिया है। इसके पूर्व भी 2 संचालकों के द्वारा त्यागपत्र दिए गए थे। मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम एवं बैंक की उपविधि के अनुसार जो प्रावधान है वो संचालकों के त्यागपत्र को संचालक मंडल में रखा जाना होता है। इस हेतु हम हमारे द्वारा तत्काल माननीय संचालक मंडल की बैठक आहूत कर उसके समक्ष त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए पूरा प्रकरण जो है वरिष्ठ स्तर पर शासन स्तर को भेज दिया जाएगा। सर, ये भी जानकारी लगी कि इन 6 को नोटिस भी दिया गया था बैंक के द्वारा। 6 को तो नहीं, लेकिन इसमें मतलब जानकारी सभी की एकत्रित की जा रही थी। मतलब हमको ऐसा संज्ञान में आया था कि कहीं कुछ डिफॉल्ट हैं बैंक के संचालक, तो उसका परीक्षण कराए जाने के लिए जानकारी चाहिए जा रही थी। और एक संचालक के संबंध में विधानसभा में गत विधानसभा सत्र 2016 में एक विधानसभा प्रश्न आहूत हुआ था, उसके संबंध में कुछ परीक्षण चल रहा था, तो उसी की एक रूटीन प्रक्रिया के तहत था। पृथक से ऐसा कुछ नोटिस हमने नहीं दिया था। सर, किन किन के नाम सामने आए थे इसमें? उसमें माने एक तो माननीय बैंक अध्यक्ष महोदय हैं, उनके ही लिए विधानसभा का प्रश्न था, वो सामने था। और बाकी के तो बहुत स्पष्ट रूप से अभी मेरे पास वो जानकारी संज्ञान में नहीं आई थी, लेकिन जानकारी सभी संचालकों की चाहिए गई थी कि कहाँ से कौन डिफॉल्ट कर रहे होंगे, ये जानकारी के लिए उनके खातों की नकल चाहिए गई थी मेरे द्वारा। सर, क्या ये बैंक की कार्रवाई के डर की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया या? ये इस प्रश्न का जवाब मेरे द्वारा दिया जाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सब पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, तो राजनीतिक एंगल से उनने ऐसा क्यों निर्णय लिया है, इसमें मेरे द्वारा कुछ कहा जाना ठीक नहीं होगा। सर, क्या प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे यहाँ? हाँ, बिल्कुल प्रशासक को नियुक्त करना ही है। बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निर्वाचित संचालक नहीं होता तो प्रशासक की एक कमेटी होती है, उसमें सामान्यतः 3 लोगों को रखा जाता, या तो कलेक्टर होंगे, उपायुक्त सहकारिता होंगे और महाप्रबंधक होंगे। अब वो प्रशासक के रूप में कलेक्टर या उपायुक्त या संयुक्त पंजीयक सहकारिता ऐसा करके एक टीम बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, उसके द्वारा बैंक के देनदानी कार्यों के संचालन के लिए निर्णय लिए जाते हैं। नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से नगर के हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। मंगलवार को नाली निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा भेदभाव किए जाने पर व्यापारियों में आक्रोश देखा गया, जिन्होंने नगरपालिका पहुंचकर नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नगरपालिका टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और वार्ड वासियों से दस्तावेज मांगे, जिसके बाद नाली निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। हेलो, रेलवे स्टेशन बाद में सीधा करेंगे, बाद में राहुल त्रिवेदी। अच्छा, क्या मामला है ये नाली का? ये नाली का निर्माण काम चल रहा था, उसमें क्या कहते हैं अनलीगल तरीके से नाली बनाई जा रही थी। इसके कारण मैंने यानी कलेक्टर महोदय जी को हमने कंप्लेंट दर्ज करे, अभी हुआ, फिर उसके बाद काम अभी रुका है, सर लोग आए हैं, उसके बाद अब कार्रवाई। क्या तो दिक्कत क्या जा रही है यहाँ पे? नाली घुमा के बनाई गई है, कैसे सीधी जो यानी अनलीगल नाली देखा जाए तो आप देख सकते हैं। मामले के संदर्भ में सहायक यंत्री अभिषेक शिवहरे ने कहा कि वार्ड वासियों के द्वारा अतिक्रमण की शिकायत की जा रही है, जिसको लेकर यहां सीमांकन किया जाएगा एवं दस्तावेजों की जांच की जाएगी, तब तक कार्य बंद किया गया है। इसमें इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर अतिक्रमण हो रहा है तो उसको काम रुकवा रहे हैं हम, उसका पहले सीमांकन हो जाएगा, सीमांकन करने का बाकी काम चालू करेंगे। सर, अपना परिचय दें।
मेरा नाम अभिषेक शिवर है, साई केमिस्ट्री। आगामी माह से एक बार फिर परीक्षाओं का दौर आरंभ होने जा रहा है। इन परीक्षाओं को लेकर छात्रों में एक भय बना रहता है। इस भय को दूर करने के अहम मकसद को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों से सीधा संवाद कर उनकी हर समस्याओं का निराकरण किया। यह कार्यक्रम नगर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किया गया। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में प्रोजेक्टर के माध्यम से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कभी हमने अपने टीचर जिससे लगा उनके साथ बातें करनी चाहिए। आप मुझे 4 साल से पढ़ा रहे हो, मुझे देखते हो, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? और ऐसा नहीं टीचर समझ नहीं देते। अगर वो विद्यार्थी आप खुद कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होगा। मुझे बराबर याद होता है, बहुत साल पहले बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाया करता, तब मन में याद आया क्या सोचे, तो ज्यादातर बच्चे जवाब देते थे एक बार ग्रेजुएट हो जाए, आगे का पता ही नहीं, एक बार ग्रेजुएट हो जाए। एक बार मैं पूछा आपको, एक बच्चा वहां गुजरात में बाहर था, वो वहां पढ़ता, उसका मेरे बाबा बना, बाबा को बोले शासन करते हैं, राजनेता साइंस मैथ का एक अपना महत्व है, लेकिन बाकी स्ट्रीम का महत्व नहीं है। ये जो हमारे देश में सोच बनी है वो ठीक नहीं है। उनको चैलेंज नहीं करना है, मन में रखना है, मैं उनको जीत के रखूंगा। और एक बार आपने उनको जीतना तय कर लिया था, देखिए बच्चे में ताकत होती है, 3 महीने में टीचर को जीत लेगा। एक और विषय भी, वहीं पीजी कॉलेज में भी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं जो कर रहा हूँ सही है, कुछ समझ नहीं आता, ऐसा ही होता है। ये कुछ समझते ऐसा होता है। पहले हम खास करके मैं स्टूडेंट से कहना है कि हम अपने माँ बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने। सुनते समय भी उनको लगना चाहिए आप अटेंटिव हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एक आध बार पूछते, अरे मम्मा ये समझ नहीं आया, जरा ये क्या कर रहे थे, तो सारी सजा आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं इस अहम उद्देश्य को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रेरणा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को प्रोत्साहित करना है जो शीघ्र विवाह एवं संतान उत्पत्ति की मानसिकता से अलग हटकर सोचने की कोशिश करते हैं। इस योजना के अनुसार अगर महिला की शादी 19 वर्ष के बाद हुई हो और उस दंपति का पहला बच्चा शादी के 2 वर्ष के बाद पैदा हुआ हो तो उस दंपति को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए फायदेमंद है।
पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेश डहरिया ने बताया कि प्रेरणा योजना गरीब तबके के लिए काफी लाभदायक है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत जिले से 8 आवेदन गए थे, जिन्हें इस राशि का लाभ मिल चुका है। प्रेरणा योजना जो स्वास्थ्य विभाग से चलाई जा रही है वो जनसंख्या स्थिरीकरण कोष जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से गठित है, उसके माध्यम से चलाई जाती है और 2010 से लेकर अभी तक करीब 50 से ज़्यादा प्रकरण सीधे दिल्ली जा चुके हैं। उसमें से पिछले साल 8 प्रकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। क्योंकि ये प्रकरण सीधे तौर पे जिले से फॉरवर्ड होकर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से स्वीकृति होकर उनके खाते में पैसे राशि जारी कर दी जाती है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें कुछ 6 प्रकार की इसमें कंडिकाएँ हैं। उस कंडिकाओं को यदि कोई दंपत्ति प्राप्त उसकी कंडिकाओं में अगर उपयुक्त पाया जाता है तो उस राशि का भुगतान उसके खाते पे किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोजित इस जन सुनवाई में जिले भर से आए ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं जिलाधिकारियों व संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के आदेश दिए। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में विभिन्न गांवों से परित्यज्ञा महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति द्वारा छोड़े जाने की व्यथा बताते हुए बच्चों के लालन पालन और उनकी उच्च शिक्षा के लिए रोजगार उपलब्ध कराने एवं बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग की। क्या नाम आपका? निशा। निशा जी कहाँ रहते हैं आप? मैं सिंगोड़ी। आज 7-8 महिलाओं के साथ में आया है, क्या है ये प्रोग्राम? हम लोग 7-8 महिला लेके इसीलिए आए हैं। हम लोग तो चाह रहे थे कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा महिला हम लोग के साथ आए, लेकिन महिलाओं का कहना है कि हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी जा चुके, कहीं भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों का सिर्फ प्रमाण जो आवेदन होता है, आवेदन को ले लेते हैं, उसे कचरे के डिब्बे में ले जाके फेंक दिया जाता है। क्या समस्या को लेकर? समस्या को लेकर यह है, हमारे पति दूसरी शादी कर चुके हैं। कोई नागपुर में जाके घर बसा लिया है, कोई रायपुर जा रहा है, कोई कहीं कमाने जा रहे हैं, और हम अपने बच्चों को लेके मायके में रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें। हम पति के पीछे कहाँ तक भागेंगे बताइए? तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हमको रोजगार भी नहीं है, हम क्या काम करें कि उससे हम बेरोजगार हैं। हम लोग हम चाहते हैं कि बेरोजगार है तो हमको रोजगार दिया जाए। अच्छा, कितनी महिलाएं जुड़ी आप लोग? हम ये चाहते, अभी तो 8-9 महिलाएं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हम जैसे परित्यक्ता महिलाएं कि वो सब लोग नहीं है, और बहुत सारी महिलाएं हैं, हम सभी महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। हेमलता विरण। कहाँ से आए आप? तीनटोला नवेगांव से। तीनटोला नवेगांव। अच्छा, ये बताइए अभी क्या समस्या जारी है आप लोगों को? अभी जैसा हमारा मामला कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसमें भी हमारे को भरण पोषण वाली राशि नहीं मिल पा रही है। पति हमारा फरारी में है। मजिस्ट्रेट बोलता है कि आप अपने पति को ढूंढ के लाओ, वकील बोलता है पति को ढूंढ के लाओ। हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? वो कोई हैदराबाद में है तो कोई बॉम्बे में है, उनको कहाँ ढूंढ पाएंगे? और जिसमें कि हमारे 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम बच्चे को ना पढ़ाई करवा सक रहे हैं। ऐसे बेरोजगार है हम कि हमको ना कोई रोजगार मिल पाता ना कोई मिलता, और हम ऐसी लेडीज है कि हम कहीं जाके कहीं कमा भी नहीं सकते। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको एक तो रोजगार दिलाया जाए और हमारा रोजगार भत्ता होना महीना के हिसाब से, और हमारा पति जहाँ भी रहे ऐसा परिबंध लग जाए कि जिसमें कि जिसकी एक शादी हुई है तो वो दोबारा शादी ना करे, और जैसा हमारे गले में ये मंगलसूत्र बंधा है वैसा उनके गले में मंगलसूत्र रहे, जब पता चलेगा कि ये भी शादीशुदा आदमी है करके। तो आपके पति ने क्या धोखे से शादी की? क्या दूसरी शादी धोखे से शादी कर ली, जैसे कि किसी को बता दिए कि पागल है, किसी से शादी कर रहे तो कहीं बाहर शादी कर लिए। वहीं इस जन सुनवाई में ग्राम पुनी के कुछ ग्रामीणों ने सरपंच पर रेत का अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाते हुए सरपंच को धारा 40 के तहत पद से हटाए जाने की मांग की। मेरा नाम अशोक हनुमत है। कहाँ से आए? ग्राम पंचायत पुनी से। अच्छा, क्या समस्या लेकर के? समस्या लेके आए थे सर जी कि यानी हमारे गांव में अवैध उत्खनन मामला था रेत का, जिसमें सरपंच द्वारा जो है उनके पुत्र के द्वारा 359 ट्राली डंप कराई गई थी, जिसमें जो है ग्रामीण जन और हमारे माध्यम से जो है तो उसको टीआई साहब को रेत को पकड़वाए,
तो टीआई साहब के समक्ष बोला गया कि ये रेत जो है ग्राम पंचायत सरपंच अंगराज पटले द्वारा पकड़ी यानी डंप की गई है, जो अवैध पाई गई। और रामपायली के उनके जो कर्मचारी थे और कोच थे उनने बयान भी दी कि ये सरपंच द्वारा डंप की। उसके बाद टीआई साहब ने उसको जब्तीनामा कर जो वहाँ से जो है कार्रवाई किए हमने, तो जिला सीओ को दिए, कलेक्टर साहब को नहीं दिए थे। लेकिन तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यानी सरपंच से यानी अवैध उत्खनन मामले में सरपंच को जो है धारा 40 लगा करके जो है तो हटाया जाए। तो नहीं हटाया क्या सर? नहीं हटाया। अभी क्या कार्रवाई की पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई तो कुछ नहीं की सर जी अभी तक के, मात्र जो है तो सीओ साहब ने कार्रवाई की है। तो जो यानी सचिव थे ग्राम पंचायत के, उनका तो कोई पटवारी को निलंबित कर दिए उनको। जन सुनवाई में खैलांजी के ग्राम टेमनी से पहुंचे ग्रामीण सीतरन ने सरपंच व सचिव पर पीएम आवास के नाम पर 15,000 रुपए मांगे जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। चित्रू कहाँ से आए आप? टेमनी। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर आप? आवेदन देने। काय का आवेदन देने? मकान खसल गया तो। क्यों, क्या हो गया था मकान को आपके? वो गिर ही गया जी। कब गिरा है? और रक्षाबंधन के पहले। मतलब बरसात में? बारिश में। तो क्यों, क्या चाहते हैं आप? हमको मकान होना। मकान? तो क्यों मकान का लाभ अब तक नहीं मिल पाएगा? नहीं जी। क्यों नहीं मिल पाया? वो सरपंच हमारे को पैसे मांग रहा है, 15,000 रुपये जमा करो, बोले इसका आवास का मकान देंगे बोले। अच्छा। क्या नाम है सरपंच का? अशोक वासनिक तिरौनी भाई। तो कहीं शिकायत किए थे आपने कहीं पर? हाँ जी। कहाँ किए थे? जी में जनपद में किए थे? ऑनलाइन किया। कितनी बार आवेदन दे दिया आपने? ये भाई एक ही बार दिया। एक ही बार? और पंचायत में 2-3 बार दिया। तो फिर भी नहीं सुनते पंचायत? सरपंच क्या बोलता है? सरपंच बोलता है 15,000 रुपये जमा करके रखो, बोले मैं मकान लाता हूँ बोले। अच्छा, तो इसीलिए आप यहाँ पे कलेक्टर आपके पास में आए? जी। वहीं इस जन सुनवाई में भरवेली वार्ड नंबर 7 से पहुंची महिला श्रीमती सुनीता रावते ने बीपीएल कार्ड दिए जाने की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने सरपंच व सचिव पर राशन कार्ड बनाए जाने के नाम पर पैसा मांगे जाने का आरोप भी लगाया। मैं अपनी समस्या लेके आई थी कि मेरे लिए गरीबी रेखा का कार्ड की कुछ मदद कीजिए। घर नहीं है, मंच में रह रही हूँ अपने छोटे से बच्चे के साथ। कहाँ रहते हैं आप? भरवेली में? भरवेली वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 7 में? जी। तो क्यों नहीं बन पा रहा आपका राशन कार्ड अभी तक? मैं आपको बहुत बार तो जाके बहुत एक बोली, पर मुझसे पैसे मांगते हैं तो मैं पैसे घर के काम करती हूँ, अपने बच्चे को पेट पालू का किराए का कमाना दूँ कि इनको पैसे दूँ। कौन मांग करता है? वार्ड पंच लोग। क्या बोलते हैं वार्ड पंच लोग? पैसे लगते हैं बोले, मांग बनाने के लिए अगले को देना पड़ता है बोले। तो मैं उनको वही बोली कि मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए, ऐसा बोली, फिर भी नहीं सुनते, तो भी कोई काम नहीं करते मेरा। अच्छा, कब से भटक रही है आप राशन कार्ड बनाने के लिए? 5 साल से भटक रही, कई आवेदन भी दे दी, कई फार्म भर दी, कोई मेरी ये नहीं है। वहीं ग्राम धापेवाड़ा से आए ग्रामीण शंकर लाल ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। शंकर लाल। कहाँ से आए? धापेवाड़ा से। क्यों आए थे यहाँ पर? मकान के केस के लिए। क्यों, क्या हो गया मकान को आपको? मकान बिल्कुल गिरने लायक का हो गया जी। सरपंच सचिव को बोलो भी तो वो बोलते हैं अभी तुम्हारा मकान का केस नहीं आया बोलते। तो क्या किस चीज़ का लाभ लेना चाहते हो उसमें आप? मकान, पीएम आवास का? जी। तो नाम आ गया सूची में आपका? जी। तो लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो क्या मालूम क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बोलते बाद में होगा, बोले अभी तुम्हारा नहीं आया बोलते हैं। कितने दिनों से परेशान है तो आप? अरे 2 साल हो गया परेशान। तो अभी तक नाम नहीं आया? नहीं, नाम आ गया, मकान का आदेश नहीं और मकान बनाने नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों, क्या लग रहा है आपको? तो क्या सरपंच वगैरह की या सचिव वगैरह देना नहीं चाहते आपको लाभ इसका? हाँ, क्या मालूम कैसा है, नाम तो आ गया लेकिन वो दे ही नहीं रहे सरपंच सचिव, तो कैसे अपन बना ले मकान अपनी मर्जी से। तो शिकायत किया आपने इसकी? हाँ जी। कहाँ किया? यहाँ पे लोक सेवा। इसी तरह जन सुनवाई में लांजी से पहुंचे कुछ ऑटो चालकों ने स्टैंड के लिए स्थायी जगह दिए जाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। गुनीराम बाहेश्वर सर, इसके लिए आए थे कि बस वाले ने मार दिया हमने। क्यों, कब की बात है ये? 26 जनवरी के दिन। क्यों मार दिया उनने? ये मैं अपने फैमिली लेके जा रहा था ऑटो से। हाँ। मैं मिला तो उसने सवारी है करके मुंह में मार दिया वापस। हाँ। गाड़ी रोक करके ऑटो खड़े किया, ऑटो गाड़ी में मारा। तो आप क्या ऑटो चलाते हैं क्या? हाँ सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर कि हमको न्याय चाहते हैं, हमको स्थायी जगह चाहिए, कहाँ से भरना है अपनी सवारी और कहाँ से यानी उनको जाने के लिए है, ये
स्थायी जगह बस स्टैंड में लगा। कितनी ऑटो चलती वहाँ पे? 15 ऑटो है सर। तो सभी के सब आए हैं? हाँ सर, क्योंकि हमको वहाँ पे अपने बस लगाते, सवारी नहीं भरने थे, स्टैंड में बस नहीं लगाते। किनारे दिन भर बस। आए दिन आपके साथ में विवाद होता रहता है? आए दिन विवाद होता है। आए दिन रिपोर्ट किए गए कहीं? हाँ सर, थाने में रिपोर्ट, मारपीट हुआ। क्या हुआ फिर? नहीं हुई है। तो क्या मांग चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप लोग? हम मांग इसलिए न्याय चाहते हैं सर। मिले बस वाले अपनी बस स्टैंड में लगाए। बैयर लामता रोड हर्रा नाला के पास यात्री बस ने एक मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार कॉलेज की एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला सहित 2 घायलों में एक महिला ने बैयर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं मोटरसाइकिल चालक ने जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। 28 जनवरी की शाम यहां सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब एक मोटरसाइकिल में 3 लोग बैयर से रौंधा टोला जा रहे थे। मृतक राजमंती यादव बिरसा निवासी, मंतीबाई परते सिंगोड़ी निवासी एवं शिव कुमार यादव ग्राम गणेशपुर डिंडोरी निवासी है। जानकारी मुताबिक मृतिका मंतीबाई शिव कुमार की दूसरी पत्नी है और राजवंती रंधा टोला बैयर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। ये दोनों शिव कुमार के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर रौंधा टोला जा रहे थे। इस दौरान शिव कुमार ने काफी शराब पी रखी थी। इस दौरान मोटरसाइकिल लामता रोड पर हर्रा नाला के पास मंडला से आ रही बस की चपेट में आ गई। चप्पल लड़की दिख रही है? भैया इनको ना दिखानी गाड़ी वाड़ी। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सतपुड़ांचल पब्लिक वैली इंग्लिश स्कूल टवेझरी में 2 दिवसीय वार्षिक शाला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर स्कूली बच्चों ने अपनी छुपी हुई प्रतिभा के हुनर को पेश किया। आयोजित इस वार्षिक उत्सव के पहले दिन सोमवार को मातृ पितृ पूजन और संस्कार कार्यक्रम कराए गए। वहीं मंगलवार को स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके उपरांत इनामों का वितरण कर इस वार्षिक शाला उत्सव का समापन किया गया। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद अब उसके भुगतान के लिए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से कई किसान को बेची गई धान का भुगतान प्राप्त हो चुका है, तो वहीं कई किसान ऐसे हैं जो अब भी भुगतान की राह देख रहे हैं। इनमें से कई किसान ऐसे हैं जिनको बाद में बेची गई धान का भुगतान तो मिल गया है, लेकिन उन्हें पूर्व में बेची गई धान का अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है, जिसे लेने के लिए शासकीय कार्यालयों के बीच चक्कर काट रहे हैं। लालबोरा क्षेत्र के ग्राम ददिया में 40 से 42 ऐसे किसान हैं जिन्होंने पूर्व में ही अपनी धान समर्थन मूल्य पर बेची है, लेकिन उसके बाद धान बेचने वाले किसानों का भुगतान कर दिया गया। लेकिन उन 40 से 42 किसानों को भुगतान के नाम पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं।
मंगलवार को ग्राम ददिया के कुछ किसानों ने जिला सहकारी बैंक पहुंचकर उन्हें 24 घंटे के भीतर धान का भुगतान दिए जाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन कर भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। मेरा नाम ज्ञानचंद मात्रे है, मैं ग्राम ददिया का कृषक हूँ। मात्रे जी, यहाँ पे कैसे आना हुआ था जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आज? यहाँ पर हम इसलिए आए थे, हमारे गाँव के 40-42 किसान हैं, उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है और उन्होंने धान डालने को 1-1.5 महीना करीब हो गया है। उनके बाद वालों ने जो धान डाले हैं उनके खाते में राशि आ गई, ये चिंता का विषय है। तो आज यहाँ पर सोसाइटी में डाले थे? हमने डाले थे ददिया सोसाइटी में, जो लालबर्रा सोसाइटी के अंतर्गत आता है। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? यहाँ के जो महाप्रबंधक से मिले तो उन्होंने बताया कुछ तकनीकी खराबी है, कुछ किसानों की तरफ से हो सकता है, नाम गांव में आधार कार्ड लिंक कराने में हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन 100 में 100 किसी प्रकार का हमको संतोषप्रद उत्तर नहीं मिल रहा है। तमाम दस्तावेज हमने दे चुके हैं। आधार लिंक की जो बात है वो आधार लिंक भी हमने 6 महीना पूर्व पहले करा चुके हैं किसानों ने। उस खाते में आदान प्रदान भी हो चुका है पैसे का। तो किसकी गलती लग रही है आपको इसमें? इसका आतंकी कौन है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन किसान इतने चिंतित है, इतने परेशान है, किसी की बिटिया की शादी जुड़ी, किसी की माँ मर गई, किसी का कुछ हुआ। ये सब तमाम चीज़ें किसान का जो निर्भर है वो खेती के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा उसके पास कोई आवक का कोई स्रोत नहीं है। और यहाँ बैंक में या लालबर्रा बैंक में जब हम संबंधित अधिकारियों से पूछते हैं तो वे हमको कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देते, सिवा पेशी के अलावा कुछ नहीं। यानी बस चक्कर ही मारो, बस चक्कर मारो। अरे कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं आप? ये हम करीब मतलब 10-12 दिन हो गया जो चक्कर लगा रहे हैं, लालबर्रा जाना आना। क्या कदम रहेंगे आपके? जैसे कितने किसान होंगे जो हमारे साथ में? तो आज की तारीख में 42 किसान हैं जो बेचारे सब रूप से और सब तरफ से थक गए हैं और पैसे की कोई उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। और बैंक वाला भी उनको सीधे मुंह कोई बात करता नहीं। अब क्या मूवमेंट रहेंगे आपके? अब हमारा ये है, आज यहाँ बैंक में और मीडिया के माध्यम से हम चेतावना देना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर 42 किसानों के खाते में अगर पैसा नहीं जाएगा तो सर्वप्रथम मैं भूतपूर्व सरपंच और बाद में गांव का भूतपूर्व सरपंच हूँ और उसके बाद किसानों की समस्या को लेकर मैं उग्र आंदोलन करूँगा और भूख हड़ताल करूँगा 24 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं डलेगा तो। रुपेंद्र भोयर जी, कहाँ से आए आप? ददिया से। अच्छा, ये बताएं कितने किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया और कब आप लोगों ने धान दिया था आपने? क्या हुआ है सर, हमारे खातों में हमने 26 तारीख को 11वें महीने में चुनाव के पहले धान दिया था और 30 तारीख को भी धान दिया है, 3 तारीख को भी दिया है, पर 4 तारीख 5 तारीख का पेमेंट आ रहा है और पहले का पेमेंट नहीं आया। और इन्हीं खातों में हमारा पहले पेमेंट डल चुका है। अगर खाते की गड़बड़ी होती या आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो इसके पहले हमारा लेन देन नहीं होता। जैसे हम लोग आ रहे हैं, अफसरों को पूछ रहे हैं तो टाल मटोल करके जवाब दिया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। क्या बोलते हैं? बालाघाट जाइए, खड़े मुंह जवाब देते हैं, तुमसे जो बनता है कीजिए। अच्छा, ये बताएं आपके पहले और किसी को मिल चुका है क्या? हमारे बाद वाली धान डलने वालों को सबको पेमेंट मिल चुका है, हमारे पहले वालों को मिल चुका है। इसमें 40-42 किसान फंस रहे हैं जिनके खातों में पेमेंट अनफिल्ड दिखा है। आपका कहना ये है कि जानबूझ के रोका जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जानबूझ के हम तो नहीं बोल सकते, पर कुछ ना कुछ ऑपरेटर की गलती हुई है, हमारे प्रबंधक की गलती हुई है। जिस मतलब कहना चाहिए हमने सोसाइटी में धान डाले हैं, उस प्रबंधक की गलती है, लापरवाही है। 10 दिन से टाल रहा है वो कि भैया आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, खाते में पैसा नहीं है। इस टाइप का जवाब दे दे के हमको टाला जा रहा है। तो हताश हो गए आप लोग? हताश हो गए हैं बिल्कुल। अभी तो क्या करेंगे अब? आंदोलन करेंगे किसानों के साथ मिलकर। मांझी मछुआ समाज संगठन की जिला स्तरीय बैठक सोमवार को नगर के सिंधी मोहल्ला में आयोजित की गई, जो मांझी मछुआ समाज संगठन के जिला अध्यक्ष मानक बर्वे एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में समाज के विकास और लोगों को एकजुट करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसके संबंध में मांझी मछुआ समाज संगठन के जिला अध्यक्ष मानक बर्वे ने बताया कि यह जिला स्तरीय बैठक है जिसमें मांझी मछुआ समाज अंतर्गत आने वाले जिले भर से लोग पहुंचे हैं। समाज का स्तर ऊंचा करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है। आज का कार्यक्रम बालाघाट जिले की एक बैठक रखी गई है मांझी मछुआ समाज के तत्वाधान में और समाज को एकजुट करने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे बीच जिले भर से सभी कहा, डीमर, भोई, बिंजवार, मेसराम और जो भी मांझी मछुआ समाज के अंतर्गत आते हैं, आज सभी लोग हमारे साथ हैं और समाज का स्तर ऊंचा करने के लिए, समाज में एकता और साक्षरता के लिए
आरक्षण के विरोध में लड़ाई जो हमारी चल रही है उसके लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में सभी लोग ने यहाँ पर अपना जो समाज के लिए एकजुट होके सहभागिता दिखाई है। इसके लिए हम ये सभी लोग जो यहाँ आए हैं उनका आभारी हैं और सब आज एकता के साथ सब एक मिलकर एकजुट होकर हम अपने समाज की जो भी लड़ाई है उसको लड़ने के लिए हम लोग यहाँ सब तैयार हैं। आगे की जो भी हमारी मांगे हैं, चाहे वो मछुआरों की हो चाहे आरक्षण की हो, हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। इसी संदर्भ में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत मीटरवाचक कल्याण संघ के पदाधिकारी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मीटरवाचकों को विद्युत कर्मी घोषित करने सहित अन्य समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मीटरवाचक कल्याण संघ के जिला उपाध्यक्ष परमानंद ठाकरे ने बताया कि मीटरवाचकों द्वारा विगत 18 वर्ष से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों को ठेका सौंपकर मीटरवाचकों को विद्युत वितरण कंपनी से पृथक करने का कार्य किया जा रहा है। मीटरवाचकों को न हटाते हुए उन्हें यथावत रखा जाए। विगत 18 वर्षों से कार्यरत मीटरवाचक विद्युत वितरण कंपनी में कार्य कर रहे 18 वर्षों से लगातार शोषण किया जा रहा है, परंतु अभी कंपनी अदर कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट देके मीटर रीडिंग और बिलिंग का कार्य देने जा रही है, जिसके विरोध में हम लोग एक निवेदन पत्र कलेक्टर महोदय को दिए हैं और मुख्यमंत्री के नाम से और मांग क्या की है? दिए हैं। मांग क्या की है? मांग की हम लोगों से सेवा ली जाए और हमारे कार्य को सुरक्षित किया जाए। जो हम कार्य कर रहे हैं मीटर रीडिंग और बिलिंग का, उसको सुरक्षित किया जाए। अभी जो प्राइवेट कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी आ रही है उस पर रोक लगाई जाए और जो हमारे अभी 31 जनवरी को अनुबंध समाप्त किए जा रहे हैं वो समाप्त ना किया जाए, यथावत अनुबंध आगे बढ़ा दिया जाए। अन्नदाता किसान संगठन के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों को हुई क्षति का मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की। अन्नदाता किसान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिनों तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिले के समस्त क्षेत्रों में फसलों का सर्वे कर किसानों को क्षति का मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अभी विगत 24 तारीख की रात्रि से लेकर के 2 दिन तक लगातार पानी वर्षा हुई बालाघाट जिले भर में। वैसे बालाघाट के बाहर भी हुई है, परंतु बालाघाट जिले से हमारा संबंधित है और उसमें ओले भी गिरे हुए हैं, जिससे किसानों की जो फसलें हैं जिनमें फूल आ गया था वो सारे फूल झड़ गए हैं। बहुत सी फसलें जो छोटी थी वो टूट के दब गई हैं मिट्टी में। इस प्रकार बहुत क्षति हुई है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि सर्वे करवाया जाए पूरे जिले भर के किसानों का जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है और उनको मुआवजा दिया जाए। धारा RBC 636 के अंतर्गत जो विधान है अपने यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार का, उसके तहत हमें मुआवजा मिलना चाहिए पूरे जिले के किसानों को। कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरामोगांव के स्व सहायता समूह से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महिलाओं से लिए जा रहे समूह लोन की किस्त पर रोक लगाने व महिला स्व सहायता समूह का बकाया पूर्ण ऋण माफ किए जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाने पहुंची महिलाओं ने बताया कि ग्राम की महिलाओं के द्वारा समूह के माध्यम से बाहर से आए ग्राम शक्ति नाम की कंपनी से लोन लिया था। उस दौरान 6% ब्याज दर बताया गया था, लेकिन अब 24% ब्याज दर से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण महिलाएं परेशान व प्रताड़ित हैं। बताओ। मेरा नाम है सीमा नारबुदे। मैं जरामोगांव से समूह से अध्यक्ष बोल रही हूँ। हमारी समस्या सर ये है कि हमने यहाँ पे बालाघाट में ही जो ग्राम शक्ति ग्राम शक्ति करके कंपनी जो आई है वो इंदौर और चेन्नई की आई है। इन लोगों ने हमको लोन दिया है और लोन देते समय तो बोले कि नहीं मैडम जी हमको आप 6% ही ब्याज दर लगेगी और आपको ज़्यादा ब्याज नहीं लगेगा। और इनने जब हमको वो बना के दिए वो क्या कहते हैं भाई उसका जो मैटर बना के दिए ना जब देते समय, तो इन्होंने हमको 24% ब्याज लगा दिए। बीमा फीस भी और लोन फीस भी इन्हें हमसे इतने वो लिए हैं कि हम चुका नहीं पा रहे हैं। वाराणसी के दादाबाड़ी में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी नेता कंकर मुंजारे, मानिक नागपुरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर संगठित होकर काम करने एवं भाजपा कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। साथ ही गांव-गांव में पार्टी संगठन बनाने पर विचार विमर्श कर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई। ऐसा एक बहुत बड़ा देश का तीसरे शक्ति के रूप में बालाघाट जिले में है और बल्कि कांग्रेस यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर है और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर। कई लोग बोलते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ, तो हमारा कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी जो है दूसरे नंबर में है, तो हमारी शक्ति बढ़ी है, हमारी ताकत बढ़ी है। हमको इस संदर्भ में पूर्व सांसद श्री मुंजारे ने कहा कि एक वोट एक नोट मांगकर लड़ी जाएगी जनता की लड़ाई। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मतदान मतपत्र से होना चाहिए। आज जो बैठक आउट की गई संबंध में की गई और क्या दिशा निर्देश दी जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव जो 2019 में भी होने जा रहे हैं, उसके संबंध में सभी साथियों को हम लोगों ने बुलाया था और मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को हम लोग कैसे लड़ना है, क्या रणनीति हमारी होगी और क्या तैयारी करना है, उस पर हमारे विचार विमर्श हो रहा है। किस मुद्दों को लेकर आप मैदान में? मुद्दा देखिए, हमारा मुद्दा तो एकदम स्पष्ट रहेगा कि जो अभी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है देश के अंदर, राफेल का बहुत बड़ा मुद्दा है, नोटबंदी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जीएसटी जो लगाया गया उसका बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा है, किसानों की कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, कोई उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा है। जो नौजवान को बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, वो मुद्दा है। जो उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए स्विस बैंक से सब काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए हम सब किसी के अकाउंट में डालेंगे। ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। वर्तमान की सरकार ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं की थी कर्ज माफी को लेकर, पर देखने में आ रहा है कि जो करंट के किसान, उन लोगों का हमारे पूर्व के जो किसान है क्रांतित, वो भी कुछ ऐसे किसान हैं जिन्हों को महज किसानों की सूची प्रकाशित की गई है। इस संबंध में क्या? देखिए, ये बहुत ही विसंगतियाँ इसमें हैं और ये जो कर्ज माफ़ी की जो बात है वो बात तो ठीक है, उसका स्वागत करते हैं हम। कर्ज माफ़ी का, कर्ज माफ़ होना चाहिए किसानों का। जब अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति उनका कर्ज माफ़ कर सकते हैं 3 लाख करोड़, तो फिर किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ होना चाहिए? किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए। लेकिन इसमें जो अभी बातें आ रही है कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनका नाम लालबर्रा से समनापुर तक निर्मित हो रहे राज्य मार्ग क्रमांक 48 में नगर मुख्यालय लालबर्रा से अमोली तक मार्ग निर्माण में सड़क निर्माण कार्य को लेकर विरोध जताया जा रहा है। 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे लालबर्रा से अमोली के बीच सड़क निर्माण में आ रही समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि राज्य मार्ग क्रमांक 48 का निर्माण पूर्व गुणवत्ता से होना चाहिए एवं इसके लिए सभी अपना अपना अतिक्रमण तोड़ने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी राजस्व विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश बढ़ते जा रहा है। ठेकेदार द्वारा जहां 26 फीट की रोड बनाई जानी थी, वहां अब अतिक्रमण न हटने के कारण राज्य मार्ग क्रमांक 48 को कहीं 20 फीट तो कहीं 23 फीट बन रहा है, जिससे ग्रामीण इस कार्य से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जिससे ग्रामीणों का कहना है कि रोड की कुल लंबाई 26 फीट होनी चाहिए, जिससे आगामी समय में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित न हो। इधर हटाने बोल रहे हैं, ज़्यादा ही होगा तो सही बता रहा हूँ मैं। तहसीलदार है हिसाब बताना, रोड बनाने के बाद चेक रुक जाएगा। नाली तक जा रहा है ना, हम तो बोर्डर लगाओ। चलो नाली से लगाओ प्लेट, ये सेंटर है ना।
पहले आप बैठते थे तो बोले हमारी इज्जत है, अब फिर मिट्टी बना के रखे थे। आपका परिचय? उपेंद्र बिसेन। कहाँ से आप? लालबाग रोड। ये जो काम हो रहा है किस आधार पे हो रहा है ये? बोलने से अभी के मैनुअली हो रहा है, मशीन क्या लग नहीं सकती अपने अंदर पे, इस हिसाब से मैनुअली किया जा रहा है। आपका पेटी कॉन्टेक्ट है? हाँ पेटी कॉन्टेक्ट। अच्छा, ये जैसे रोड आप बना रहे हो तो अभी कितनी चौड़ाई की बन रही है? अभी 7 मीटर है, एक साइड में 3.5 मीटर, बाद में 3.5 मीटर। जैसे ये जो हिस्सा है जिस जगह पे अभी आप बना रहे हो, यहाँ पे पूरी 7 मीटर चौड़ाई मिल रही है क्या आपको? 7 मीटर चौड़ाई मिल रही है एक्चुअली, और थोड़ी बहुत 500 बाउंड्री अंदर आ रही है जी। 500 जो mm है बाउंड्री अंदर आ रही है। छोटी रोड बनेगी मतलब यहाँ छोटी रोड बनाएंगे आप? कितनी छोटी हो रही है? 500 mm खाली। ये तो दिख रही ज़्यादा लग रही, देखो आप लगभग 1 फीट 2 फीट लग रही है। वही 500 mm वही जो पत्थर मतलब 2 फीट लगभग छोटी बनेगी। नहीं 1.5 फीट, वो जो पत्थर रखा हुआ है ना, हाँ वही। कौन सा पत्थर? गोल वाला पत्थर है ना। तो ये छोटी क्यों बन रही फिर यहाँ पे? वो MPDRC का कितने फीट हो गया मतलब फिर ये घट के लगभग 20 फीट? नहीं 21 फीट। आप कितने टोटल कितने फीट की बना रहे हैं? 23 फीट आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की कर्ज माफी कर उन्हें राहत दी गई है। वहीं इस ऐतिहासिक कार्य के बाद किसानों के नाम लिए गए कई फर्जी कर्ज के मामले उजागर हो रहे हैं। इसी क्रम में एक मामला ग्राम पंचायत पांडरवानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम उदासी टोला वार्ड नंबर 7 निवासी कृषक छत्तेलाल बरले उम्र 65 वर्ष के साथ यह मामला प्रकाश में सामने आया है। चर्चा में कृषक छत्तेलाल बरले के पुत्र मुन्नालाल बरले ने बताया कि मेरे द्वारा जब पंचायत में कर्ज माफी के कृषकों की लगी सूची का अवलोकन किया गया तो उसमें पिताजी के नाम से जिला केंद्रीय मर्यादित बैंक लालबर्रा में लगभग 900 का कर्जा माफ किया जाना दर्शित है, परंतु जब पंजाब बैंक की कर्ज माफी लिस्ट में देखा तो पिताजी द्वारा 1,75,825 रुपये का कर्ज दिखाया जा रहा है, जो कि उनके द्वारा न कभी पंजाब बैंक से किसी प्रकार का कर्ज लिया गया है और न ही उनके द्वारा कभी पंजाब बैंक में कोई खाता खोला गया है। पंजाब बैंक की सूची में जो मोबाइल नंबर दर्ज दिखाई दे रहा है वो नंबर भी किसी और का है। सर आपका नाम? मन्नूलाल बरले। कहाँ रहते हो आप? उदासी टोला पांडरवानी। जो आपकी अभी एक ऋण माफी योजना के तहत जो पैसे निकले हैं, जो कैश आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके संबंध में आप? अभी जो पैसे निकले अभी आपके ऊपर, कितने पैसे बताया जा रहा है आपको? 1,75,000। तो क्या आप ही के नाम पे क्या किसी और के? मेरे पिताजी के नाम। क्या नाम लिखते हो? सत्यलाल बरले लिखते। तो आपने कौन से बैंक का खाता बता रहे हैं आपके? ये तो पंजाब बैंक। तो कभी खाता तो खुलवाया आपने इस बैंक में? नहीं खुलवाया। तो कैसे इतना पैसा? बिल्कुल, क्या जानकारी कैसे लगी आपको इस चीज़ की? इस चीज़ की जानकारी हुई, कल आया था मैंने, तो यहाँ पे देखा लिस्ट, तो मैंने बोला ये पंजाब बैंक का कहाँ से आ गया खाता। तो आपने फिर किसको सूचना दी, किसको बताया? नहीं, किसी को सूचना नहीं दिया, आज देखा। नहीं, जैसे आपने चेक की यहाँ पे पंचायत में आके कि आपके पिताजी का नाम यहाँ पे चढ़ा है कि, तो आपने किसी को तो बताया होंगे यहाँ पे? सरपंच साहब को बताया ना। हाँ, तो उन्हें क्या बोले फिर आपको? कोई कार्रवाई करो, देख रहे अभी। हाँ। ग्राम सरपंच व जिला कांग्रेस पूर्व महासचिव अनीस खान ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्रशासन से मांग की है कि फर्जी लोन खातों की गहनता से जांच कर दोषियों पर प्रकरण दर्ज किए जाए। श्री खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ण पारदर्शिता बरती जा रही है, जिसका नतीजा है कि घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा न जाने भाजपा के शासन में कितने फर्जी घोटाले हुए हैं जो अब धीरे धीरे उजागर होंगे। कैसी घटना है आपकी पंचायत में आज? ये क्या है, हमारी किसान फसल ऋण माफी योजना जो चल रही है, जिसके तहत ग्राम पंचायत में जितने भी जो हमारे किसान हैं सबके ऋण माफी किए जा रहे हैं, उनकी सूची यहाँ टंगी हुई है। हमारी ग्राम पंचायत अंतर्गत उदासी टोला के छत्तेलाल बरले जी, उनका बेटा आया और उनने यहाँ लिस्ट में देखा कि पंजाब नेशनल बैंक बालाघाट की शाखा और जो खाता नंबर लिखा है और जो मोबाइल नंबर लिखा है वो इनका है ही नहीं, कभी वहाँ पर इनका खाता खुले नहीं, और इनके नाम से 1,75,825 रुपये किसी ने निकाल लिए। इनका कहना है कि ना तो हम कभी उस बैंक गए, ना हमने कभी खाता खुलाए, किसी ने फर्जी तरीके से इनके नाम से पंजाब नेशनल बैंक से मिली भगत करके पैसा उठा लिया है और वो कर्ज इनके नाम पर आ चुका है।
तो सर अभी कितने किसान आपके पास आ चुके हैं? अभी तक के तो ये पहला मामला दिख रहा है। ऐसा ना जाने लालबर्रा की अन्य ग्राम पंचायतों सहित अन्य जगह मामला आया होगा। हो सकता है इसमें फर्जी तरीके से अधिकारी, कर्मचारी या और भी अन्य लोग हो सकते हैं जिनकी साठगांठ के तहत जिन लोगों ने कर्जा नहीं लिए उनके नाम से कर्जा लेके माफ़ हो रहा है करके पैसा खा लिए होंगे और इनके ऊपर नाम आ गया। वो तो क्या कार्रवाई की जाएंगी अभी इसमें? वो तो शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है जिसने प्रचार प्रसार की है ग्राम पंचायत स्तर पर, इसलिए ये सब नाम ओपन हो रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न जाने कितने भ्रष्टाचार हुए होंगे, अब वो सब ओपन हो रहे हैं। लालबर्रा विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब 150 छात्र छात्राओं का दल ग्राम पंचायत मुरझड़ स्थित राजा भोज कृषि महाविद्यालय एवं मुरझड़ का मंगलवार को भ्रमण किया गया। इस शैक्षणिक भ्रमण में विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में लगे फसलों एवं तकनीकी संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर खेती पद्धति के गुर सीखे। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान शासकीय उत्कर्ष स्कूल लालबर्रा के शिक्षक सनत दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत इस शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वैज्ञानिक आज के समय में ऐसा करियर है कि आप सब लोगों को हमारे देश को आपकी इतनी आवश्यकता है कि आप अपने अन्नदाता को वो बीज दे सकें। ये जो लहलहाती हुई आप लोग सरसों की खेती देख रहे हो, आप चाहते हो कि अपने बालाघाट में जितने किसान हैं बस धान 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 धान, तो एज ए बालाघाट की बेटी होने की जवाबदारी निभाइए और ऐसे कृषि वैज्ञानिक बनिए कि हमारे बालाघाट का किसान जो है वह धान से ऊपर उठे। योजना के तहत हमने विकासखंड के प्राय सभी स्कूलों से हर संकुल में हमने सूचित किए थे और हर संकुलों से बच्चों को और उनके प्रभारी शिक्षकों को कुछ टेक्निकल्स जो स्पॉट्स हैं उनको घुमाने के लिए हमने बच्चों को आमंत्रित किया था और उसी के तहत लगभग 150 से 180 बच्चे करीब 3 बसों में हम लेकर आए हैं यहाँ पे। और आज हम यहाँ पे मुरझड़ फार्म जो कि बालाघाट जिले का एक प्रसिद्ध एग्रीकल्चर का यहाँ पे कॉलेज भी है, वहाँ बच्चों को हम घुमा रहे हैं। और हमारे बच्चों को यहाँ जो टीचर हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिसेन, उन्होंने कैसे मतलब जो हाइब्रिड्स तैयार किए जाते हैं चावल की, जो गोल्डन राइस है, ब्लैक राइस है, इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ों से हमारे बच्चों को उन्होंने अवगत कराया। लालबर्रा से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित सेवा सहकारी समिति साले में बारिश होने की वजह से व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, जिसकी वजह से धान खरीदी का कार्य कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। किसानों को बारदाने उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे थे, जिससे आक्रोशित होकर किसानों के द्वारा 29 जनवरी को दोपहर 12 बजे सोसाइटी परिसर में प्रबंधन की कार्यप्रणाली के प्रति रोष व्याप्त है एवं व्यवस्था को सुधारने व बारदाने उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई। किसानों के आक्रोश को देखते हुए समिति के द्वारा व्यवस्था सुधार किया गया और किसानों को भी बारदाने उपलब्ध कराए गए। कितना तौल रहा धान अभी? ये अभी ये बोरा के नमी के हिसाब से मैं आपका नाम? प्रभुदयाल चौहान। कहाँ रहते हो? पनबीरी से आया हूँ। कितने दिन से आए हो आप यहाँ पे? मैं 23 तारीख की शाम से आया। तो क्या समस्या रही थी यहाँ पे अभी? समस्या ये थी कि बारिश होने से क्या व्यवस्था बिगड़ चुकी थी यहाँ पे। तो प्रबंधक लोगों ने बोले यहाँ के कि यार जो भींगा हुआ माल है वो व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद आपको बारदाना वगैरह और काटा कराएंगे। तो फिर वो व्यवस्थित माल आज हो चुका है और बारदाना भी प्राप्त। जैसे आप अभी हड़ताल में बैठे थे रोड में, सबके बाद में दिए। उसके बाद में दिए तो कितने किसान होंगे आपके साथ में यहाँ पे? यहाँ पे तो 100 किसान से ज़्यादा है। तभी तक धान की चालू नहीं की क्या? नहीं, खरीदी चालू थी, पानी आने की वजह से व्यवस्था बंद कर दिए थे। हाँ, तभी ले रहे धान आप? किन समस्याओं को लेके आज वो कृषक रोड पे आए थे? ऐसी कोई बात नहीं थी, हमें तो मालूम भी नहीं। उनने कोई बोले कि बारदाना, तो हमने बोले कि माल थोड़ी देर 1-1.5 घंटे बाद व्यवस्थित हो जाता है, उसके बाद दे देते हैं। तो उनने बोले कि तुम अभी, तो हमने बोले 1-1.5 घंटे रुक जाओ, उसके बाद बारदाना दे देते हैं। तो वो बैठे थे, बाकी ऐसा कोई वाद विवाद कुछ भी नहीं हुआ। तो सर अभी कितना माल डंप है अपने पास में सोसाइटी में यहाँ पे रखा हुआ? अभी डंप, हाँ, जो रखा हुआ माल है का, हाँ, यहाँ पे अभी है 11,709 कुंटल 60 किलो। तो सर ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है? कुछ सुधार आया ट्रांसपोर्ट में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सर क्या बोल रहे ट्रांसपोर्ट वाले? बस लगाते हैं ट्रक कहते हैं और बस आते ही नहीं। 1 सप्ताह से अभी ट्रक नहीं लगा है।
तो थोड़ा जैसे कि अभी बीच में बरसात हो गई थी, पानी आ गया था जिसमें किसानों की धान भी थोड़ी गीली हो गई है, तो उसको किस टाइप से लिया जा रहा है किसानों से? नहीं, किसानों की धान सुरक्षित है। उनने पूरी पाल व्यवहार की व्यवस्था से कोई उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है किसानों की धान में। तो सभी कब तक की खरीदी की जाएंगी किसानों की धान जो भी बची हुई किसान है? 2-3 दिन में। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित संचालक मंडल ने दिया सामूहिक इस्तीफा। लामता रोड हर्रा नाला के पास अनियंत्रित बस ने मोटरसाइकिल को लिया चपेट में, 3 लोगों की मौत। नाली निर्माण कार्य को लेकर विवाद, नगरपालिका ने बंद करवाया नाली निर्माण कार्य। हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक कराया जा रहा था निर्माण। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही प्रेरणा योजना, हितग्राहियों को 19,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, समस्या का किया गया त्वरित निराकरण। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।